रेडी हो जाइए आप लोग। देखिए, जो हम लोग का लॉ होता है, जिसको हम लोग हिंदी में विधि कहते हैं, कानून कहते हैं। कानून उर्दू शब्द है, विधि हिंदी शब्द है, लॉ इंग्लिश वर्ड है। ठीक है। तो ये जो हम लोग का लॉ होता है, इसको दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। जो लॉ हम लोग का होता है, इसको दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइन लॉ। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ को हम लोग कहते हैं दैवी विधि। दैवी विधि। डिवाइन लॉ को हम लोग कहते हैं दैवी विधि। ठीक है। दूसरा जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन लॉ। ह्यूमन लॉ। इसको हम लोग कहते हैं मानवीय विधि। मानवीय विधि। ठीक है। तो देखो, आप लोग, हम बोलते जा रहे हैं, इसको क्लासिफिकेशन लिखते जाओ। फर्स्ट जो होता है, उसको हम लोग डिवाइन लॉ कहते हैं। डिवाइन लॉ को हिंदी में दैवी विधि कहते हैं। सेकंड जो होता है, ह्यूमन लॉ होता है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मानवीय विधि। तो ये तो दो हो गए हमारे लोग के, ये क्लासिफिकेशन। जो डिवाइन लॉ है, ये डिवाइन पावर के द्वारा बनाया जाता है, और ह्यूमन के लिए, यानी ईश्वर के द्वारा मानव के लिए बनाया गया कानून। जो भी हम लोग जिस भी रूप में डिवाइन पावर को यूज़ करते हैं, कुछ लोग खुदा कहते हैं, कोई रब कहता है, कोई उनको ईश्वर कहता है, कोई उनको गॉड कहता है, जो भी आप कहो वो डिवाइन बोलते हैं। तो जो डिवाइन पावर के द्वारा ह्यूमन बीइंग के लिए लॉ डेवलप किया जाता है, उसको हम लोग ह्यूमन लॉ, डिवाइन लॉ कहते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, वो है हिंदू लॉ और मोहम्मडन लॉ। हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ। हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ जो है, वो डिवाइन पावर के द्वारा बनाया गया है, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग फैमिली लॉ से गवर्न होते हैं। हिंदू लोग हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होते हैं, और जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो मोहम्मडन लॉ से गवर्न होते हैं। और दूसरा जो हम लोग का लॉ है, उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन लॉ। ह्यूमन लॉ क्या होता है? ह्यूमन के द्वारा ह्यूमन के लिए बनाया गया लॉ। मानव के द्वारा मानव के लिए बनाया गया कानून। ये जो मानव के लिए, मानव के द्वारा कानून बनाया जाता है, ह्यूमन के द्वारा ह्यूमन के लिए लॉ डेवलप किया जाता है, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, वो हम लोग जब क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, प्रेजेंट में जिसको हम लोग कहते हैं बीएनएस, बीएनडबलएस, बीएसए, सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, टीपीए, जितने भी लॉ हैं, वो सब के सब हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन लॉ। तो देखो, आप लोग के एग्जाम में आता है कि कौन सा लॉ ह्यूमन लॉ है, और कौन सा लॉ जो है वो डिवाइन लॉ है। तो आप बस ऐसा करो, तरीका बता दे रहे हैं, आप ऐसा करो, दो लॉ को पकड़ लो, एक हिंदू लॉ, एक मोहम्मडन लॉ। ये है डिवाइन लॉ। ये तो याद आसानी से हो सकता है। इसके अलावा जितने भी हैं, वो सब के सब हम क्या पढ़ेंगे? उसको उसको हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन लॉ। ह्यूमन लॉ। ठीक। अब देखिए, जो ह्यूमन लॉ होता है, फिर इसको दो पार्ट में क्लासिफाइड किया। जो ह्यूमन लॉ होता है, मानवीय विधि होती है, तो फिर दो पार्ट में हम लोग क्या करते हैं? क्लासिफाइड करते हैं। वो क्लासिफिकेशन क्या है? पहला है सब्सटेंटिव लॉ। ह्यूमन लॉ का पहला जो क्लासिफिकेशन है, उसको हम लोग बोलते हैं सब्सटेंटिव लॉ। हिंदी में कहते हैं सारवान विधि, मौलिक विधि। इसको हम लोग कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ, सारवान विधि या मौलिक विधि। दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। प्रोसीजरल लॉ, इसको हम लोग कहते हैं प्रक्रियात्मक। प्रक्रियात्मक। तो ह्यूमन लॉ दो पार्ट में फिर डिवाइड हुआ। फर्स्ट पार्ट सब्सटेंटिव लॉ, सेकेंड पार्ट प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ को हम लोग कहते हैं सारवान विधि या मौलिक विधि। जो प्रोसीजर लॉ, इसको हम लोग कहते हैं प्रक्रियात्मक। प्रक्रियात्मक। अब आपसे कोई पूछे कि सब्सटेंटिव लॉ होता क्या है, तो सब्सटेंटिव लॉ का हम आप लोग को डेफिनेशन भी लिखा दे रहे हैं, एग्जाम्पल भी बता दे रहे हैं। तो आप लोग को जब एग्ज़ाम देना होगा, तो बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए, सब्सटेंटिव लॉ, सब्सटेंटिव लॉ डिफाइन राइट्स एंड लाइबिलिटीज। सब्सटेंटिव लॉ डिफाइन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सिविल लॉ। एंड इन क्रिमिनल लॉ।
it is defined crimes and punishment. Crimes and punishment. Substantive law define rights and liability in civil cases and in criminal cases it is crimes and punishment. हिंदी में लिखो आप लोग। मौलिक विधि, मौलिक विधि में अधिकार और दायित्व को सिविल विधि में परिभाषित किया जाता है। सिविल विधि में परिभाषित किया जाता है और आपराधिक विधि में इसमें अपराध और दंड को बताया जाता है। एग्जाम्पल लिखिए। आईपीसी ब्रैकेट में बीएनएस, पीपीए तो हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविधान अधिनियम। इंडियन ट्रस्ट एक्ट, भारतीय न्यास अधिनियम। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, माल विक्रय अधिनियम। नेक्स्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, भारतीय साझेदारी अधिनियम, एक्सेट्रा आदि। ये तो देखो आप लोग का हो गया सब्सटेंटिव लॉ का। अब प्रोसीजर लॉ को लिखे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। प्रोसीजरल लॉ defines the rules with which substantive law may be enforced. Procedural law define the rules with which substantive law may be enforced. हिंदी में लिखिए। प्रक्रियात्मक विधि उस विधि को कहते हैं जो मौलिक विधि को लागू करता है तथा न्यायालय की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। एग्जाम्पल लिखे, सब्सटेंटिव लॉ के एग्जाम्पल। सीआरपीसी ब्रैकेट में BNSS, इंडियन एविडेंस एक्ट ब्रैकेट में BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। CPC, सिविल प्रक्रिया संहिता। लिमिटेशन एक्ट, पर सीमा अधिनियम, एक्सेट्रा। तो ये बेसिक चीज़ें थी। अब दोनों लॉ को अगर हम लोग मिक्स करते हैं, इसको हम लोग किस रूप में बोलेंगे? तो लिखे नोट, नीचे लिखे नोट। सब्सटेंटिव लॉ is considered to be main law. Substantive law is considered to be main law and procedural law as subordinate to substantive law.
फिर से मिला लीजिए। सब्सटेंटिव लॉ इज कंसिडर टू बी द मेन लॉ एंड प्रोसीजर लॉ एज सबऑर्डिनेट टू सब्सटेंटिव लॉ। हिंदी में लिखिए। सारवान विधि को मुख्य विधि के रूप में जाना जाता है और प्रक्रियात्मक विधि को मौलिक विधि का प्रक्रियात्मक विधि को मौलिक विधि का अधीनस्थ माना जाता है। अब आप लोग यहीं डालिए काइंड्स ऑफ लॉ, विधियों के प्रकार। काइंड्स ऑफ लॉ, विधियों के प्रकार। देखो क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये हम लोगों ने अभी क्लासिफिकेशन किया, ये क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया डिवाइन लॉ और दूसरा क्लासिफिकेशन किया ह्यूमन। एक को हम लोगों ने दैवी विधि बताया, दूसरे को हम लोगों ने मानवीय। फिर जो हम लोगों ने ह्यूमन लॉ पढ़ा, मानव के द्वारा मानव से बनाया कानून, ह्यूमन के द्वारा ह्यूमन। इसको हम लोगों ने फिर दो पार्ट, एक को हम लोगों ने बोला सब्सटेंटिव लॉ, मौलिक विधि, और दूसरे को हम लोगों ने बोला सारवान विधि, प्रक्रियात्मक विधि, प्रोसीजर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो लॉ होता है ये क्या काइंड्स होते हैं, लॉ को कैसे डेवलप किया जाता है, लॉ को कैसे इन्फोर्स किया जाता है ना। ये सब चीज़ें हम लोग को मालूम नहीं। तो नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है, टीचर्स लोग भी क्या करते हैं, सेक्शन 1 पे ये डायरेक्ट कोई भी एक्ट पढ़ाते हैं, बोलते हैं चलो सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3, और एक दिन ऐसा आता है सेक्शन नंबर लास्ट, और पेपर खत्म। क्वेश्चन ये होता है कि हमको तो जो कॉन्सेप्ट वो तो क्लियर नहीं है, और जब हमसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो हम आंसर क्या करते हैं, गलत लगा। इसका रिजल्ट क्या मिलता है, अगर आपका एग्ज़ाम नेगेटिव मार्किंग के बेसिस पर है, आपके जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव में से भी, जो आपने सही आंसर करके इकट्ठा किए रहते हैं नंबर, अगर आप गलत आंसर लगाते हैं तो आपके पॉजिटिव। इसीलिए हम आप लोग को शुरू में आज बता देते हैं, और आज हम आप डबल एस बात भी करा देते हैं, और सैटरडे संडे क्लास नहीं रहती नए लोग को, पुराने लोग। इस वीडियो को 2 बार 3 बार रिवाइज कर अपने कॉपी को खोलना और एक एक बात को ध्यान। तो देखो आज अब अगला टॉपिक हम लोग का है काइंड्स ऑफ लॉ। काइंड्स ऑफ लॉ, ये जो लॉ होता है, क्या जो हम लोग कानून पढ़ते हैं, कितने प्रकार से या कितने प्रकार का होता है, क्या मालूम है? ये सब बताइए, काइंड्स ऑफ लॉ से क्या समझती है? सर नहीं मालूम। अ, चलो अच्छा हम बताते हैं। देखो, देखो नंबर एक, आप लोग को बताते हैं। नंबर एक कस्टमरी लॉ, नंबर एक कस्टमरी लॉ, रूढ़िजन्य विधि। पहला लिखे कस्टमरी लॉ, रूढ़िजन्य विधि। नंबर दो इनएक्टेड लॉ, इनएक्टेड लॉ, अधिनियमित विधि, अधिनियमित विधि। थर्ड प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और केस लॉज, पूर्व निर्णय। फोर्थ कन्वेंशनल लॉ, कन्वेंशनल लॉ,
अभिसम्यात्मक विधि, अभिसम्यात्मक विधि, कन्वेंशनल लॉ। ये 4 प्रकार जो होते हैं लॉ को, सारे लॉ को 4 क्या नाम है उसमें काइंड्स में हम डिवाइड करते हैं। इसमें से जो सबसे ओल्डेस्ट तरीका है लॉ डेवलप करने का वो है कस्टमरी लॉ, और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो है कन्वेंशनल। यानी जिस सीरियल में हम लोगों ने लिखा है इसी सीरियल में हमको याद रखना है। लॉ को डेवलप करने का सबसे पुराना तरीका है कस्टमरी लॉ। लॉ को जो आने का नया तरीका है तो हम लोग बोलते हैं कन्वेंशन। एक तो ये आप लोग ध्यान, अब हेडिंग डालिए कस्टमरी लॉ। देखो जो कस्टमरी लॉ होता है तो हम लोग हिंदी में कहते हैं रूढ़िजन्य विधि। कस्टमरी लॉ डेवलप कैसे होता है? कस्टम से। कस्टमरी लॉ जो डेवलप होता है वो कस्टम से डेवलप। रूढ़िजन्य विधि जो डेवलप होती है वो रूढ़ियों से होती है, रूढ़ियों से, कस्टम से। और देखो जो कस्टमरी लॉ है उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो डिवाइन लॉ है। कस्टमरी लॉ का बेस्ट एग्जाम्पल है डिवाइन लॉ, दैवी विधि, जिसमें हम लोग का हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ। अब आपसे पूछा जाए कि आप हिंदू लॉ क्या बोले, क्रिश्चियन लॉ क्यों? क्रिश्चियन लॉ फैमिली लॉ है, क्रिश्चियन लॉ फैमिली लॉ है। नो सर। नो सर। क्या है वो? सर उसमें डिवोर्स जो है वो हिंदू लॉ से ही गवर्न होता है। नो, मैं कई सारे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। क्रिश्चियन लॉ फैमिली लॉ इसलिए है वो क्रिश्चियन लॉ हमारा कानून नहीं। क्रिश्चियन लॉ जो है वो किसका है? यूरोपियन कंट्री का, खासकर यूके का है। ठीक है, इसलिए हम उसको अपने फैमिली लॉ में शामिल नहीं। चलो देखो कस्टमरी लॉ जो डेवलप होता है वो कस्टम के थ्रू। अब कस्टम क्या होता है? कस्टम बनता है, शुरुआत होती है कस्टम के, जो शुरुआत होती है वो यूजेस से। यूजेस तो हम लोग कहते हैं चलन। जो कस्टम की शुरुआत होती है वो होती है चलन से। फिर चलन जो होता है जब वो रिकॉग्नाइज हो जाता है बाय सोसाइटी तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिशन, ट्रेडिशन प्रथा। और जब वो 20 ईयर से ज़्यादा कंटिन्यूस चलती रहती है, कभी भी ब्रेक नहीं होती, तब उसको हम लोग कहते हैं कस्टम। यूजेस, यूजेस रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी कन्वर्ट टू द ट्रेडिशन। ट्रेडिशन कंटिन्यूसली बिना कोई हिंड्रेंस के अगर वो एवर 20 ईयर रन करता रहता है तो हम लोग कहते हैं कस्टम। जैसे हिंदुओं में जो मैरिज होता है सप्तपदी के द्वारा, फिर 7 फेरे लिए जाते हैं। ये क्या है, कस्टम है कि लॉ है? कस्टम। 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 ये बहुत दिनों से चला आ रहा है, इसका जो है हजारों साल का इतिहास है, हजारों साल का इतिहास है। जैसे मोहम्मदन ला में काजी के सामने निकाहनामा पढ़ा जाता है, ये क्या है, कस्टम। तो जो कस्टम होता है जिससे हम लोग कस्टमरी लॉ डेवलप करते हैं, ये सबसे ओल्डेस्ट। और इसमें जनरली ध्यान रखिएगा अमेंडमेंट वगैरह रेयर केस, रेयर केस। ये कब का है? जब मोनार्की हमारे राजतंत्र पूरे विश्व में, जो राजा का तंत्र होता था, मोनार्की होता था, उस समय ये लॉ डेवलप। जब डेमोक्रेसी आई, लोकतंत्र आया, तो जो डेमोक्रेसी है आप लोग जानते हैं, जो लोकतंत्र होता है डेमोक्रेसी, तो उसके पहला जो पिलर्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं विधायिका, दूसरा होता है एक्सिक्यूटिव कार्यपालिका, तीसरा होती है एग्जीक्यूटिव, सॉरी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और विधायिका कार्यपालिका। जब ये बॉडी आई सामने, डेमोक्रेसी आई, जब डेमोक्रेसी आए तो लॉ डेवलप करने की जिम्मेदारी किसकी?
लॉ डेवलप करने की जिम्मेदारी दी गई किसको? पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट जो संसद होती है उसका केवल एक ही काम होता है। वो काम क्या है? देश के लिए, पूरे देश के लिए। अगर राज्य की स्टेट लेवल पर है तो राज्य के लिए काम। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि वक्फ बिल कहाँ से पास? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का जो सबसे बड़ा काम होता है वो ध्यान रखिएगा, कानून को बनाना। तो पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्टेड लॉ। एक्टेड लॉ, इन एक्टेड लॉ, अधिनियमित विधि। जो भी कानून पार्लियामेंट के थ्रू बनता है उसको हम लोग कहते हैं इन एक्टेड लॉ, अधिनियम। अब ये चाहे वो सेंट्रल लेवल पर डेवलप हो और चाहे स्टेट के लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा डेवलप, दोनों को हम लोग बोलेंगे इनएक्टेड लॉ। ठीक। अब इनएक्टेड लॉ में आता कौन कौन सा कानून है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनएक्टेड लॉ में 3 प्रकार के कानून: मेजर लॉ, माइनर लॉ, लोकल लॉज। मेजर लॉ या मेजर एक्ट, माइनर एक्ट और लोकल लॉज। अब देखिए, जो मेजर एक्ट और माइनर एक्ट है दोनों सेंट्रल पार्लियामेंट के द्वारा पास होते हैं, दोनों सेंट्रल पार्लियामेंट। लेकिन जो लोकल लॉज है ये स्टेट वाइज, स्टेट वाइज। जैसे यूपी एक्साइज एक्ट, क्या कि यूपी लगा है। एमपी एकोमोडेशन एक्ट, ये वर्ड लगा है मध्य प्रदेश। राजस्थान एक्साइज एक्ट, बिहार रेंट कंट्रोल एक्ट। जो लोकल लॉज होगा हर समय उसके नाम के आगे स्टेट लगा। ठीक है, इसको पकड़ने का सबसे बड़ा तरीका जान लो। किसी भी लोकल लॉ को अगर पकड़ना है तो उसके नाम के आगे लगा रहेगा उसका नाम। और जो लोकल लॉज होता है ये लागू कहाँ होता है? स्टेट के बाहर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, के बाहर उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। जैसे बिहार रेंट कंट्रोल एक्ट, तो बिहार रेंट कंट्रोल एक्ट से झारखंड गवर्न होगा? तब पहले के अंदर आता तो झारखंड नो कितना सर। है? नहीं सर। स्टेट। यूपी रेंट कंट्रोल एक्ट, उत्तराखंड गवर्न होगा? कतई गवर्न नहीं। ये लोकल लॉ को पकड़ने का। माइनर एक्ट, माइनर एक्ट कैसे पकड़ में आएगा? माइनर एक्ट जो होता है मेजर एक्ट के जो कोई डिफेक्ट्स होते हैं या मेजर एक्ट को ब्रॉड करना होता है, बढ़ाना होता है, क्या बनाया जाता है? उस पर क्या डेवलप किया जाता है? माइनर। माइनर एक्ट हर समय स्पेसिफिक टॉपिक के लिए होगा, किसी विशिष्ट। जैसे एनडीपीएस, नारकोटिक्स ड्रग्स। तो एनडीपीएस एक्ट हम लोग पढ़ते हैं किसके लिए है पता? एससी एसटी एक्ट किसके लिए है? एससी एसटी कम्युनिटी। हम लोग ये जो माइनर एक्ट होता है ये ध्यान रखिएगा, ये स्पेशली जो होता है ये किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए। गैम्बलिंग एक्ट, गैम्बलिंग एक्ट जुआ, यानी जुआ खेलने वालों के लिए वो बनाया गया। मोटर व्हीकल एक्ट, हम लोग एमवी एक्ट कहते हैं, उसका इन्फोर्समेंट किसके लिए है? केवल गाड़ी चलाने वाले, चाहे वो 2 पहिया हो, चाहे 4 पहिया हो, चाहे 3 पहिया हो, उन्हीं के वो एक्ट बना है। तो जो माइनर एक्ट होता है वो क्या होता है? मेजर एक्ट के जो डिफेक्ट्स होते हैं, मेजर एक्ट की जो कमियां होती है उसको करने के लिए बनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 17 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ ये कहा गया की बात करता है सर। है अब्दुल। अनटचेबिलिटी की बात करता है सर। अस्पृश्यता हाँ, का राइट राइट। हाँ, और कुछ सुन। वो 18 देखो, जो क्या नाम है, अनटचबिलिटी की बात कही गई, छूत का कोई माना? कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद माना? उस पर सबसे पहले माइनर एक्ट बना, सिविल राइट प्रोटेक्शन 95। सभी लोग को सिविलियन माना जाता, सभी लोग।
तब बनाया गया SC/ST, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल, बड़ी सजा। जितने भी ध्यान रखिएगा मेजर एक्ट में जो भी डिफेक्ट्स होते हैं उस पर। मेजर एक्ट क्या है? मेजर एक्ट क्या होता है? ये किस भी पर्पस, अगर क्रिमिनल के पर्पस से बना सारे क्राइम को, जैसे इंडियन पेनल कोड, जब इंडियन पेनल कोड 1860 में फर्स्ट टाइम बनाया गया लॉर्ड मैकाले के द्वारा, उस समय जितने भी ऑफेंस ब्रिटिश इंडिया में होते थे सबको क्लासिफाइड, कोडिफाइड किया, कोई ऑफेंस छूटा नहीं था। तो IPC बनने के बाद कोई माइनर एक्ट बना तुरंत? जब 1860 में हम लोग का IPC बना, 2 वर्ष 4 वर्ष के बाद कोई माइनर एक्ट बना? तो दहेज पर दहेज वाला 95 में बना, 96 का बिल आया, वो आपने बना। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो मेजर एक्ट होता है, जैसे CPC, हम लोग CPC पढ़ते हैं, 58 सेक्शन है, 51 है, तो जितने सिविल नेचर के है उसको क्या बताया गया है? के प्रिंसिपल को बताया गया, ऑर्डर में उसके प्रोसीजर को बताया गया है, पेटेंट कैसे फाइल होगा, WS कैसे फाइल। तो पहले बनेगा मेजर एक्ट, तब बनेगा माइनर एक्ट, और तब बनेगा। ऐसा नहीं है कि पहले जो है लोकल लॉज बनेगा तब। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि जो ये तीनों लॉ हैं, मेजर एक्ट, माइनर एक्ट और लोकल लॉज, अगर इसमें प्रेफरेंस हमको बताया जाए, तो पूछा जाए प्रेफरेंस बताइए, वरीयता बताइए, तो सबसे पहले हम को प्रेफरेंस देंगे, इसको वरीयता देंगे, ये हमको जानना बहुत जरूरी, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी। ठीक है, किसको हम सबसे पहले प्रेफरेंस, बताइए प्रियंका कुमारी, सबसे पहले किसको प्रेफरेंस? आज सर नहीं है? आ गई कृति, बताइए आप तो सर प्रेफरेंस। मेजर एक्ट को देंगे सर। मेजर है, लग रहा है सही है। यस सर। किसको देंगे? सर सबसे पहले डिवाइन लॉ को प्रेफरेंस देंगे, फिर माइनर को, नहीं फिर नहीं, मेजर को, डिवाइन फिर नहीं, इसी इनेक्टेड में बात हो। सर में माइनर, सबसे पहले माइनर को देंगे, फिर मेजर एक्ट को, मेजर को, फिर मेजर को, फिर लोकल लॉज को। बताइए दिव्या। सर सबसे पहले मेजर एक्ट को देंगे। नो नो, इश, सर माइनर, मेजर एंड लोकल। सबसे पहले नाम माइनर छोटा लेकिन है बड़ा, तो प्रेफरेंस सबसे पहले आएगा माइनर, ठीक है, और तब मेजर, तब लोकल। तो तुरंत लिखो प्रेफरेंस। जब कभी कोई भी माइनर रेट पढ़ना, देखो आपको लिखा रहेगा जो भी बातें कही गई हैं मेजर एक्ट में उसको छोड़कर ये प्रोविजन, अभी कोई। अब तीसरा आता है प्रेसिडेंट, तो हम लोग केस, देखो जो केस लॉ होता है वो 4 प्रकार से बनता है, 4 प्रकार। पहला, प्रिवी काउंसिल के जजमेंट, प्रिवी काउंसिल के जो भी जजमेंट हो, जैसे मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्पेरर, ठीक है, बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्पेरर, ऑल दीज आर द प्रिवी काउंसिल। सबसे पहले ये याद रखना है कि प्रिवी काउंसिल, क्योंकि जो प्रिवी काउंसिल के जजमेंट होते हैं तो वो पूरे ब्रिटिश पर, ब्रिटिश कब तक, कब तक? आजादी के पहले तक, जब तक संविधान आज़ादी में। के बाद भी, आज़ादी के बाद मोहरी बीबी खत्म हो गए? नो सर। तो फिर
ये याद रखना कि प्रिवी काउंसिल इस पीरियड से आज तक हम और पाकला नारायण स्वामी का केस खत्म हो गया? नो। पारिल सर। कुमार घोष का खत्म हुआ? नो। नो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि उसमें कॉपी में लिखना है कि जो प्रिवी काउंसिल के जजमेंट हैं वो ब्रिटिश पीरियड में तो लागू होते थे, इंडिपेंडेंट इंडिया में भी लागू होते, आज भी उसकी वैलिडिटी बनी हुई या खत्म नहीं हुई। नंबर 2, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जजमेंट होते थे ये ऐसे तो लागू होते थे केवल ब्रिटेन में, ओनली ब्रिटेन। लेकिन जब लॉ ऑफ टार्ट्स 1726 में 1726 रॉयल चार्टर के द्वारा लॉ ऑफ टार्ट्स तो जब इंडिया में लाया गया, जो भी वहाँ के जजमेंट थे वो ब्रिटिश इंडिया में भी लागू। 2 कंट्री है, एक है ब्रिटेन यूके, एक है ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया में हम लोग रहते थे, हमारे ऊपर भी लागू। बाद में हमारे जो सुप्रीम कोर्ट बना, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ टार्ट्स के दास थे सबको, तो वो भी हमारे ऊपर लागू हो गया। जैसे मेरी वेदर वर्सेस निक्सन, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स का केस है, हम माना। पॉइंट रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कठोर दायित्व का नियम, भी इंडिया में। तीसरा जो फेडरल कोर्ट बने, फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय, जो फेडरल कोर्ट बने 1935 में, और ये 1950 तक इसका एग्जिस्टेंस था। 1950 तक इसका एग्जिस्टेंस था कि जो भी जजमेंट है वो आज वो मानते। 4th नंबर पर सुप्रीम कोर्ट, 1950 से लेके आज तक जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उसको हम लोग केस लॉस कहते हैं, वो भी आज हम लोग के ऊपर लागू है। नंबर 5, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है, चाहे वो ब्रिटिश पीरियड का हाई कोर्ट रहा हो और चाहे ब्रिटिश इंडिया के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया, टोटल 25 हाई कोर्ट है एट प्रेजेंट टाइम में। ऑल ओवर इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स है। तो जो हाई कोर्ट के जजमेंट होते हैं वो भी प्रेसिडेंट, तो जो प्रेसिडेंट है वो 5 प्रकार से बनते हैं: प्रिवी काउंसिल, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, फेडरल कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई। ये आ गया तीसरा। 4th नंबर पर है कन्वेंशनल लॉ। कन्वेंशनल, देखो जो कन्वेंशनल लॉ है तो हम लोग क्या नाम है बोलते हैं अभिसमयात्मक विधि, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंटरनेशनल। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा टीवी, वैसे किसी को लाया गया, वैसे किसी को लाया गया, क्या नाम था उसका? यस सर। सर सर राणा। सर किसवर और कुछ तो ऐसा है, कुछ नाम था सर। हमारा नाम पत्र प्रमाण। सब पीएफएल डिफेंस ले लेंगे। भास्कर क्या नाम था जो कल लाया गया? रिकॉल नहीं कर पा रहे। पांडे जी, तो वो राणा सर। कहाँ से लाया गया? कंफर्म नहीं है सर। किस कंट्री से लाया गया? USA। कंट्री से लाया गया? अमेरिका से यूएसए सर। अमेरिका। ये क्यों दी ये दिन तक? आज की बात
और भारत 18 साल के बाद 18 साल क्यों दे दिया? प्रत्यर्पण संधि। पण संधि है सर हमारा। फिर जब बन गए क्या नो सर। इंटरनेशनल एक्स्ट्राडिशन टीटी के तहत है। नहीं सर, मोदी जी का खुद वीजा बंद किया था उसने। देखो उसी कभी भी गए थे यूएसए को, उन्होंने ट्रीटीज का नाम है एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटीज, प्रत्यर्पण की एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटीज होती है जिसको प्रत्यर्पण की संधि कहते हैं, कि इंटरनेशनल लॉ में होती है। दो कंट्री जब आपस में ये एग्रीमेंट करते हैं, ये ट्रीटीज करते हैं, संधि करते हैं कि हमारे देश का कोई क्या नाम है क्रिमिनल अगर क्राइम करके आपके देश में भाग जाएगा और आपके देश का कोई क्रिमिनल क्राइम करके हमारे देश में आ जाएगा, तो जब जो देश मांगेगा वो वापस करना पड़ेगा। और ये याद रखना कि जो ये एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटीज होती है, प्रत्यर्पण की संधि, हर समय बाइलेटरल होगा, द्विपक्षीय होता है। इसमें 3 कभी नहीं होंगे, कभी भी मल्टीलेटरल नहीं होता। एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटीज हर समय जो होगी वो मल्टीलेटरल होगी, द्विपक्षीय होगी। ये नहीं 50-60 देश आपस में कर ले, ओनली 2 कंट्री। जैसे इंडिया को अगर अमेरिका से करना है तो अलग होगी, इंडिया को अगर यूके से करना होगा अलग से करना होगा, अगर भारत को रसा से करना होगा तो रसिया के साथ अलग, सबसे अलग अलग करना पड़ता। तो वह जो एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटीज हुई, प्रत्यर्पण की संधि, तब जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने ये कहा कि उसको आप भेजिए राणा को, तब उसको भेजा गया। तो देखो जो कन्वेंशनल लॉ होता है, ये इंटरनेशनल लॉ होता है, ये 2 देशों के बीच में बिजनेस को डेवलप करता है। 2 देशों के बीच में जो भी कोई रिलेशन डेवलप होता है उसको हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल। ये हर समय जो होगा ये ट्रीटीज के थ्रू होगा, संधि के थ्रू होगा, चाहे वो बाइलेटरल हो और चाहे वो मल्टीलेटरल। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनो, जो यूनो विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे बना? मल्टीलेटरल ट्रीटीज। शुरू में 50 देशों ने एक ट्रीटीज किया, 50 राष्ट्रों ने, सैन फ्रांसिस्को में 1945। बाद में उसमें एक कंट्री और आ गया, पोलैंड। 51 कंट्री जो है फाउंडर मेंबर हैं किसके? यूनो के। तो जो यूनो बना हुआ है वो क्या है? मल्टीलेटरल ट्रीटीज, बहुपक्षीय संधि। तो ध्यान रखना कि जो ट्रीटीज होती है उससे जो लॉ डेवलप होता है उसको हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल। ये बिजनेस के लिए भी होता है, ये सोशल बाइंडिंग के लिए भी होता है। जैसे हम लोग अपने हाई कमिश्नर भेजते हैं, हम लोग अपने एम्बेसडर भेजते हैं, हम लोग अपने कंसोलेंट को भेजते हैं। तो जो ये लोग जाते हैं इनको प्रोटेक्शन वगैरह रहता है। यस सर, पूरी सुरक्षा दी जाती है। जैसे मान लो बांग्लादेश है, Yes, sir. इस समय इंडिया का बांग्लादेश से रिश्ते अच्छे हैं? नो सर। नहीं है। तो बांग्लादेश में Yes. इंडिया का हाई कमिश्नर है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. लगता है आप लोग का दोस्त इतनी तेजी से बोलते हैं। हाँ, कौन है? अच्छा, बांग्लादेश का कोई हाई कमिश्नर दिल्ली में है? वो भी है, ठीक है। Yes, sir. पाकिस्तान में हमारा कोई हाई कमिश्नर है, वहाँ पर भी है। Yes, sir. जो पाकिस्तान का कोई हाई कमिश्नर वो भी दिल्ली में है, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये जो हमारे हाई कमिश्नर और एम्बेसडर होते हैं ये फुली प्रोटेक्टेड होते, और जो एम्बेसी होती है, दूतावास होता है, कभी आप लोग दिल्ली में देखे होंगे एक लाइन से दूतावास बने हुए एम्बेसी। तो जिस कंट्री के एम्बेसी है उस कंट्री का जो एम्बेसी बनी हुई है उसके अंदर कौन से रूल्स रेगुलेशन लागू होते हैं? उस देश के सर।
जिस कंट्री का एम्बेसी। जी सर। तो ये सब कैसे प्रोटेक्ट है? कन्वेंशनल लॉ। इसलिए बता दे रहे, बाकी कभी इंटरनेशनल लॉ पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल बता दें। तो ये 4 प्रकार से जो हमारे हैं, कस्टमरी लॉ, इनेक्टेड लॉ और प्रेसिडेंट केस लॉ और कन्वेंशनल, ये लॉ के इतने तरीके। बेसिक चीज समझ में आया सबको? ये चीज़ें आपको कोई BNSS में यूज़ नहीं होगा, हर जगह यूज़ होगा। ये CPC के समय भी यूज़ होगा, TPA के समय, जितने भी लॉ हम लोग पढ़ते हैं वहाँ यूज़ होगा। एग्जामिनर क्या करते हैं हायर जुडिशियल में, जुडिशरी में या APO में, अब तो ये पिछले बार 19 में AIB में डाल दिया था उसने। वो क्या करेगा, आपसे ये कह देगा कि जो प्रिवी काउंसिल के द्वारा डिसीजन होते हैं वो कब से कब तक वैलिड है। A, ब्रिटिश पीरियड। B, ईस्ट इंडिया कंपनी के पीरियड। C, ब्रिटिश पीरियड से लेकर इंडिपेंडेंट इंडिया। D, नन ऑफ दीज। बी। D तो लगाओगे चिल्ला चिल्ला, ठीक। तो ये ध्यान रखना कि वो कब से कब तक इन्फोर्स था, ब्रिटिश इंडिया से अभी ब्रिटिश तक। इंडिया से लेके आज तक। गलती मत करना कि ब्रिटिश इंडिया लगा के छोड़ देना, 100% आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि जितने भी प्रिवी काउंसिल के हमने 3 केसेस आपके सामने रखे, चाहे वो बारेंद्र कुमार घोष का केस हो, चाहे पाकला नारायण स्वामी का केस हो, चाहे मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस हो, सब के सब आज के समय में विधिमान्य, खत्म नहीं हुए हैं। तो ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने पूछ लिए, तो आप अगर सही रूप से जानते हो तो बता पाओगे। आपसे पूछा गया कि जो ब्रिटिश इंडिया में हाई कोर्ट के जजमेंट थे उसको आज माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। ब्रिटिश पीरियड में जो भारत में हाई कोर्ट रन कर रहे थे उनके द्वारा डिसीजन आज माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। माना जाएगा। आपसे पूछा जाए कोई एग्जाम्पल बताओ तो बता देना। आर वर्सेस गोविंदा, 1876, बॉम्बे हाई कोर्ट, लॉर्ड मेलविल, डिस्टिंग्यूश्ड बिटवीन कल्पेबल होमोसाइडल मर्डर, मिल गया फुल नंबर। ये जो बेसिक चीज़ थी ये आप लोग अपने माइंड में सेट कर लो। चलो ये तो हो गई बात। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट अपने सब्जेक्ट पर। देखो BNSS, देखो जो BNSS है, जब आपसे पूछा जाए कि जो BNSS है इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, तब आप बोलोगे द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ब्रैकेट में एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023। हिंदी बोलोगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम क्रमांक 46 वर्ष 2023, ऐसे आपको बोलना है। बाकी हम लोग को एक बार सीख लेना, बाकी अब रोज इतना बोलोगे तो थोड़ी ना काम चलेगा। अब आप आगे क्या बोलोगे, BNSS बोलोगे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि उसके बगल वाला पहला वाला क्या BNS है। तो कहीं ऐसा ना हो आपके बोलने में सामने वाले के सुनने में कोई कंफ्यूजन हो जाए। इसको बेस्ट है बोलने का प्रोसेसन याद कर लो, BNSS। तो जब SS बोलोगे तो वो BNS निकलने का जो चांस है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए आप इसको BNSS याद। देखो इसके पहले क्रिमिनल लॉ कब कब बना हम लोग CRPC के फॉर्म। सबसे पहले जो क्रिमिनल लॉ हम लोग का ब्रिटिश पीरियड में जो कोडिफाइड किया गया वो 1898 1898 में पहली बार उसको कोडिफाइड, और वो 1898 से लेकर 1973 तक चलता रहा, 1973, यानी इंडिपेंडेंट होने के बाद भी हम लोग स्वतंत्र हो गए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू हो गया, इसके बाद भी वो चलता रहा। फिर 1973 में हमारे इंडियन पार्लियामेंट ने, भारतीय संसद ने बनाया CRPC 1970, CRPC 1973।
जो CRPC 1973 थी वो कब से शुरू हुई चलना और कब तक चलती रही, कब से शुरू हुई और कब तक चलती रही? तो 1 जुलाई 1 अप्रैल 1974, 1 अप्रैल 1974 से वो एग्जिस्टेंस में आ गई और ये 30 जून 2024, 30 जून 2024, इसका रेंज नोट कर लो। CRPC 1973 का जो रेंज है वो है रेंज 1 अप्रैल 1974 से लेकर 30 जून 2024। फिर इसके बाद जो प्रेजेंट टाइम में आया BNSS 2023, ये कब शुरू हुआ? 1 जुलाई 2024 से लेकर अब तक चल रहा है अभी। तो आप लोग अपनी कॉपी में 3 कॉलम बनाइए, 3 कॉलम बनाइए। पहले कॉलम में लिखिए CRPC 1898, CRPC 1898। दूसरे कॉलम में लिखिए CRPC 1973, CRPC 1973। तीसरे कॉलम में लिखिए BNSS 2023। जो आप लोगों ने 1898 पहला कॉलम लिखा है उसमें नीचे लिखिए 565 सेक्शन, 565 धाराएं, 565। सेकंड कॉलम में लिखिए 484 सेक्शंस। थर्ड कॉलम में लिखिए 531 सेक्शन, 565 धारा, 484 धारा, 531 धारा। सेकंड कॉलम में लिखिए सेकंड लाइन में 46 चैप्टर, 46 अध्याय। सेकंड में लिखिए 37 चैप्टर, 37 अध्याय। तीसरे में लिखिए 39 चैप्टर्स। फिर आइए फर्स्ट कॉलम में लिखिए नीचे 5 शेड्यूल्स, 5 अनुसूचियां। सेकंड में लिखिए 2 अनुसूचियां इसमें भी है, 5 शेड्यूल्स उसमें था, इसमें 2 शेड्यूल्स हैं 1973 में, और 2023 में 2 शेड्यूल्स। एक तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि शुरू में क्या क्या उसमें थे। देखिए जब हम लोग की CRPC बनी थी 1973 में तो 37 चैप्टर्स थे। तो 37 चैप्टर्स को आप कैसे याद करोगे? 2 + 35, 37 नहीं बोलोगे, 2 + 35। और जो प्रेजेंट में 39 चैप्टर है इसको भी बोलोगे 2 + 37। देखो जो 2 आपको बुलवाया जा रहा है वो 2 है क्या? वो 2 हैं जो अभी हम लोगों ने देखा है कि जो CRPC है ये प्रोसीजरल रहा है, प्रक्रियात्मक विधि। लेकिन इसके 2 चैप्टर जो है वो सब्सटेंटिव ला के, इसके 2 चैप्टर जो है वो सब्सटेंटिव ला के हैं। तो कौन कौन से 2 चैप्टर सब्सटेंटिव ला के हैं? देखो आप लोग, 10 तो CRPC जो BNSS 2023, BNSS 2023 के 2 चैप्टर सब्सटेंटिव नेचर के हैं। पहला चैप्टर नंबर 10 मेंटेनेंस, सेक्शन 114 से 147, 144 से 147।
के नीचे लिखे नोट। नोट सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 9, सीआरपीसी 1973 का चैप्टर नंबर 9 था ये, और सेक्शन 125 से 128। एक तो देखो ये सब्सटेंटिव। सेकंड, चैप्टर नंबर 12, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, चैप्टर का नाम है पुलिस का निवारक कार्य। सेक्शन 168 से 172। नोट सीआरपीसी 1973 का चैप्टर नंबर 11। सीआरपीसी 1973 का चैप्टर नंबर 11, सेक्शन 149 से 153, 149 से 149 से 153। एक तो ये आपको याद रखना है। अब देखो ये एक चीज़ इसमें और इम्पोर्टेंट आता है, जब सेक्शन बना दी गई तो ये शेड्यूल्स क्यों बनाए गए, क्या शेड्यूल्स होता क्या है। तो हम लोग को जो ये 2 शेड्यूल्स मिला है 1973 में भी था और 2023 में था, दोनों में 2 शेड्यूल्स थे। तो देखो शेड्यूल्स फर्स्ट और शेड्यूल सेकंड। तो पहले आप लोग डालो हेडिंग फर्स्ट शेड्यूल, प्रथम अनुसूची। देखिए जो फर्स्ट शेड्यूल है ये बताया गया ऑफेंस अंडर बीएनएस। बीएनएस में जो ऑफेंस होते हैं उनके बारे में 6 कॉलम बनाए गए। फर्स्ट शेड्यूल में बीएनएस के जितने भी ऑफेंस हैं उनको 6 कॉलम में डिवाइड किया गया। फर्स्ट सेक्शन 6 कॉलम में, फर्स्ट के 6 कॉलम फटाफट बना लो। फर्स्ट कॉलम है सेक्शन, धारा, और किसकी धारा, बीएनएस की ऑफेंस की पनिशमेंट वाली धारा। बीएनएस में जो अपराध के दंड वाली धारा है उसके लिए सेक्शन। दूसरा कॉलम है ऑफेंस, अपराध का नाम। तीसरा कॉलम है पनिशमेंट, कि जो ऑफेंस है उसका पनिशमेंट कितना होगा। कॉलम नंबर 4, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध। कॉलम नंबर 5, बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस, जमानती या अजमानती अपराध। कॉलम नंबर 6, बाई वार्ड कोर्ट ट्राइबल, किस न्यायालय द्वारा विचारण होगा। देखिए जो ये शेड्यूल नंबर फर्स्ट है इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। एडवोकेट को भी जानकारी होनी चाहिए, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं उनको भी जानकारी होनी चाहिए, जो मजिस्ट्रेट और सेशन जज होते हैं उनको भी जानकारी होनी चाहिए, लॉ के स्टूडेंट को भी जानकारी होनी चाहिए, लॉ के प्रोफेसर को भी जानकारी, सबको जानकारी हो। क्यों, किसी भी ऑफेंस को हम कैसे पता लगाएं कि ये जो ऑफेंस है ये बेलेबल है कि नॉन बेलेबल, उसके लिए हमको तुरंत शेड्यूल्स पे आना पड़ता। अगर किसी भी ऑफेंस के बाद हमको अगर ये पता लगाना है कि जो चोरी होती है, थेफ्ट होती है, ये जो चोरी और थेफ्ट है ये कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल, ये बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, प्लस इसकी जो एफआईआर हो जाएगी वो किस कोर्ट में जाएगी, इसका ट्रायल कौन कोर्ट में चलेगा, कितना पनिशमेंट मिलेगा, ये हम लोगों को ये 6 कॉलम के द्वारा पता चलता है। शेड्यूल नंबर सेकंड शेड्यूल, द्वितीय अनुसूची।
जो सेकंड शेड्यूल है ये अंडर सेक्शन 522 BNSS के अकॉर्डिंग बनाई गई है। जो सेकंड अनुसूची है ये धारा 522 BNSS के अकॉर्डिंग बनाई गई है। अंडर सेक्शन 522 BNSS के अकॉर्डिंग बनाई गई। देखो इसमें जो है प्रोफार्मा दिया गया है, प्रारूप, और कितने प्रारूप हैं? 58, टोटल 58 फॉर्म दिए गए हैं प्रारूप। ये क्या होते हैं? देखो ये बेसिकली ज़रूरत पड़ती है किसको? कोर्ट को इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे नोटिस फॉर अपीयरेंस बाय पुलिस, यानी कि जितने प्रकार के प्रोसेस अडॉप्ट किए जाते हैं, ठीक है, जैसे BW जारी होगा, NBW जारी होगा, प्रोक्लेमेशन जारी होगा, ठीक है, किसी को क्या नाम है सम्मन भेजना होगा, तो उसमें क्या लिखा जाएगा, कैसा उसका प्रोफार्मा होगा, ये सब बातें बताई गई हैं शेड्यूल नंबर 2। शेड्यूल नंबर 2 में जितने भी प्रोसीडिंग होती हैं, जैसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध सम्मन भेजना है, किसी पर्सन के अगेंस्ट बेलेबल वारंट भेजना है, नॉन बेलेबल वारंट भेजना है, सर्च वारंट भेजना है, जेल सुपरिटेंडेंट को भेजना है, डेथ वारंट भेजना है, ठीक है, प्रोक्लेमेशन भेजना है, कुर्की करना है, तो जो कोर्ट ये सब प्रोसीडिंग करती है उसमें क्या लिखेगी? मान लीजिए कोई नया मजिस्ट्रेट बन के बैठा और उसको क्या करना है? BW जारी करना है, क्या लिखेगा? BW क्या लिखेगा? तो ये कहा गया कि वो मजिस्ट्रेट कोई ऐसी बात न लिखे जो इनरेलेवेंट हो, बल्कि प्रोफार्मा को यूज़ कर ले। तो ये जो है जो सेकंड शेड्यूल है ये कोर्ट और मजिस्ट्रेटों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो। तो ये दो शेड्यूल से दोनों की ये वैलिडिटी है, ये दोनों की क्या है? वैधता। इसीलिए 2 शेड्यूल्स ये बनाई गई। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम हो पूछ लो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो? अपना समझ में आया आपको? जल्दी बोलो, कुछ पूछना हो किसी को। हाँ, सर बहुत तो नहीं पर थोड़ा बहुत समझ में आया। दोबारा वीडियो रिकॉर्ड सुनेंगे तो शायद कोई कुछ क्लियर दिक्कत हो हो जाए। बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ ना समझ में आया हो तो पूछ लो, फिर से बता दो। अभी देखो हमने कोई ना सेक्शन टच किया है, कुछ नहीं किया है, केवल हम आप लोग के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, ताकि आप लोग को एक छोटी सी जो जानकारी है, लॉ क्या होता है, लॉ का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस किस लॉ की कितनी वैलिडिटी होती है, ठीक है ना, ये सब आप लोग को जानना जरूर। और इसके बाद जो हम लोग की CRPC पहली बार बनी 1898 में, फिर इसके बाद जो हम लोग की CRPC बनी इंडिपेंडेंट होने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 1973। तीसरी बार जो हम लोग की बनी वो BNSS के फॉर्म में बनी। अब आपसे पूछ लिया गया है जो ओल्ड CRPC थी 1973 की, वो कब से लेके कब तक लागू रही? कब से लेके कब तक लागू रही? क्या बताएगा आप? 1 अप्रैल 1934 कब तक? 30 जून 30 जून 2024 तक, 30 जून को कब तक? रात्रि 11:59 मिनट। 11 बजे। हाँ, हाँ, 59। ऐसा याद करो, हर समय दिमाग में ऐसे भरो, ठीक है ना। 1 अप्रैल 1974 से लागू हो गई और 30 जून 2024 तक ये एग्जिस्टेंस में था, ठीक है। और अगर इसी से क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 30 जून को कब तक, तो 30 जून को कब तक? 11:59। जैसे 12 मिडनाइट हुआ, क्या हो गया? PNSS। और उसके बाद आगे जो 1 जुलाई है तब तो फिर वो लागू था ही। लागू हो चुका है। क्लियर है? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम पूछ लो किसी को। रजनीश क्यों भाई थके लग रहे हो आप, क्या हो गया?
सर थोड़ा एग्जॉस्ट कर रहा एग्जर्शन तबीयत ठीक है? हूँ। जी सर तबियत ठीक है। मेडिसिन ले लो भाई अगर आपको थकावट लगे। कहीं गए गए हैं कि सर वही घर पर ही हैं? आईपीसी सर घर पे ही है। हाँ बोलो भाई बोलो।